नमस्कार साथियों, परीक्षार्थियों, भावी अध्यापकों और बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि लगे हुए होंगे जोर शोर से। चलिए, एक हमारी एनसीईआरटी की एक क्लास रह गई थी 12th, और उसके हम लेकर आए हैं प्रश्नोत्तर कवि और लेखक परिचयों के साथ। और साथ साथ मैं आपको प्रश्न बताऊंगी तो उनसे संबंधित चीज़ें भी बताती रहूंगी। इसलिए आप वीडियो को पूरी ध्यान से देखें, बीच में स्किप ना करें इसको, और शेयर करें, लाइक करें। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि देखेंगे तभी बात बनेगी। चलिए करते हैं तैयारी। हमारी हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में बात करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जाना माना नाम है, और ये मैं कहूँ कि हिंदी साहित्य में जो हरिवंश राय बच्चन ने एक नई रीत चलाई, या यूँ कहो कि उन्होंने काव्य को और गद्य को एक बहुत अधिक समृद्ध किया। उनके हमारा हिंदी साहित्य उनका ऋणी है। जीवन के बारे में जाने। हरिवंश राय बच्चन आधुनिक हिंदी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। स्वच्छंदवादी कवि और छायावादी कवि उधर उस समय के कवि है। 1907 में इलाहाबाद प्रयाग में इनका कटरा मोहल्ले में कायस्थ परिवार में जन्म हुआ था इनके पिता का नाम प्रताप नारायण था, जो अपने प्रताप नारायण श्रीवास्तव था, जो अपने आसपास के लोगों में बहुत प्रिय थे, क्योंकि वो स्वभाव से बहुत ही मधुर थे। और इनकी आरंभिक शिक्षा काशी में ही हुई थी, और 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में इन्होंने एमए की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि की। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन पीएचडी की उपाधि की इन्होंने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये अध्यापन कार्य करने लगे, यानी कि वहाँ पर प्राध्यापक लगे। आकाशवाणी में भी इन्होंने कार्य किया। साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंधित कार्यक्रमों में से जुड़े रहे आकाशवाणी से। और भारत सरकार ने इन्हें 1966 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया, यानी कि 1966 में राज्यसभा के सदस्य रहे। ये अपने आरंभिक जीवन में इन्होंने बहुत सारे संघर्ष करने पड़े, क्योंकि ये थोड़े से ना परिपाटी जो रटी रटाई चीज़ थी उससे थोड़े अलग थे, और इस कारण भी कई चीज़ों का इनको उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, अपनी प्रतिभा के कारण इन्होंने अपना लोहा मनवाया। और इनके जो थे, इनकी पत्नी, ये अपनी पत्नी श्यामा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन असाध्य रोग के कारण वो शादी के थोड़े समय बाद ही मृत्यु हो गई थी उनकी। पत्नी की मृत्यु से इनको बहुत ज़्यादा आघात लगा था, जिससे इनके जीवन में निराशावादी भावना आ गई थी, और ये जो है निराशा के अंधकार में डूब गए थे। या यूं कहिए कि इनके जीवन में एक ऐसा ठहराव आया कि इनको यूं लगने लगा सब कुछ खत्म हो गया। उसी समय जो है तेजी बच्चन जो है, इनके तेजविंदर कौर था इनका नाम, सरदारनी थी। 1942 में इनके जीवन में आई। ये जो है ना इनकी रचनाओं से बहुत अधिक प्रभावित थी, इनके काव्य पढ़ती थी और पहले से ही प्रभावित थी। बाद में जो है ना इनके जीवन में आई है और इनसे बातचीत हुई और इनसे विवाह हुआ। और जैसे इनसे विवाह हुआ तो यूँ मान लीजिए आप कि ऐसा हुआ जीवन में कि इनका जैसे जीवन ही बदल गया हो, और इनके जीवन की सुखद चीज़ें शुरू हो गई। और फिर धीरे धीरे इनके दो पुत्र हुए, अजिताभ और अमिताभ, 1944 में और 1946 में। इस प्रकार जो है इनका जीवन बहुत ही अच्छे से चल पड़ा। और फिर ये देश विदेशों में, हमारे जो विदेश मंत्रालय होता है ना, उनमें ये कार्यरत रहे, और इस प्रकार इनका जीवन बीता। और इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण की जो ना उपाधि से सम्मानित किया। इनके जीवन के बारे में आपने वैसे भी पढ़ा होगा। वर्तमान समय में जो हमारे सदी के महानायक जिनको कहते हैं हम, श्रीमान है अमिताभ बच्चन, वो इनके पुत्र, और उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। और एक चीज़ और बता दूं हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में, ये ऐसे कवि थे, हिंदी साहित्य के पहले कवि ऐसे थे जिनका हिंदी और अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं पर समान अधिकार था। बहुत अच्छी अंग्रेजी थी इनकी और बहुत ही अच्छी हिंदी थी। हिंदी को एक साहित्यिक और समृद्ध रूप देने में जो है इनकी विशेष भूमिका रही है। और एक चीज़ और है, इन्होंने जीवनी लेखन में भी एक पहल कदम रखा था, कोई चीज़ नहीं छुपाई। इनकी जीवनी के 3 पार्ट है। इन्होंने जीवनी लिखी और आत्मकथा लिखी, और उसमें इन्होंने सब कुछ खोल के रख दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। तो इस प्रकार की आत्मकथा बिरले ही लेखकों की मिलती है, तो इन्होंने ये लिखा। इनके जो न लेख गद्य और पद्य दोनों पर इनका समान अधिकार था। इस प्रकार ये यहाँ पे एक इन्होंने वाद भी चला दिया था, जिससे प्रभावित होकर हमारे बहुत सारे कवियों ने उसी तरह की कविताएं लिखी, जिसको कहा गया हलाहलवाद। उस प्रकार यूँ लगा लीजिए कि एक थोड़ा सा समय ऐसा आया था कि एक ही तरह की कविताएं लिखी गई और उसको नाम दिया गया हलाहलवाद, मधुशाला, मधु कलश, मधु, इस प्रकार की इनकी रचनाएं थी जो इन्होंने उस समय में लिखी थी, जो बहुत ही अच्छी श्रेणी की कविताएं हैं। चलिए अब इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत अच्छे से याद करनी है हमें इनकी रचनाएं। अब इनकी प्रमुख रचनाएं जो है
सन आप थोड़े बहुत देख लो तो अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत में जो है 1935 की रचना है। यहाँ पे मधुशाला, फिर मधुबाला और फिर मधुकलश। नाम जो है इसी प्रकार रटे जाते हैं, जुबान से ऐसे ही निकलते हैं। 35 में मधुशाला, फिर जो है ना मधुबाला और मधुकलश। 38 में निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका, सतरंगिणी, दो चट्टाने, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। ये सारे जो हैं इनके इनकी कुछ आत्मकथा और रचना, उनके महत्वपूर्ण जीवन में विशद वर्णन है इनका। ये क्या भूलूं क्या याद करूं, और ये नीड का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार के सोपान तक। ये इनकी जो है ना कुछ आत्मकथाएं, रचनाएं यानी कि इस प्रकार की है। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना। क्या भूलूं क्या याद करूं तो बहुत बार पेपरों में मिलती है। 10 द्वार से सोपान तक ये भी कई बार मिल जाती है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश तो है ही है। तो इनकी सारी रचनाएं हमें बहुत अच्छे से याद करनी है। और थोड़े दिन बीमार रहे और उसके बाद सन 2003 में मुंबई में इस महान साहित्यकार ये हमारे बीच से चले गए। तो इस प्रकार इनका जीवन था और इनकी रचनाएं थी। इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। चलिए जी, अब हम इनकी कविता है, +2 में पहली की कविता है, जिसका नाम है, कविता का नाम है आत्मकथा, यानी कि आत्म परिचय। सॉरी, आत्म परिचय क्या है, अपने बारे में ही बता रहा है कवि। इसमें क्या बता रहा है देखिए। अब प्रश्नोत्तर के साथ साथ मैं इसको थोड़ी थोड़ी जो बात बीच में आएगी वो बता दूंगी। हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस नगर में हुआ था, ये तो हमने अभी अभी पढ़ी थी। प्रयाग में हुआ था इनका जन्म। उसका नाम भी वर्तमान में ही प्रयाग है और बीच में इलाहाबाद रहा था। बच्चन जी की आरंभिक शिक्षा काशी में हुई थी, यानी कि काशी से पढ़े थे। ये शुरुआती शिक्षा इनकी वहीं हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न, बच्चन जी ने पीएचडी की उपाधि कहाँ से अर्जित की थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की थी, यानी कि यहाँ पर ये इसका उत्तर हमारा क्या रहेगा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। किस वर्ष बच्चन जी को राज्यसभा का सदस्य 1900, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। 1966 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। मनोनीत तो आप समझते होंगे, कुछ सदस्य तो ऐसे होते हैं जो चुनकर आते हैं, जो हमारे एमएलए और कुछ लोग विशेष तौर पे शामिल होते हैं, प्रत्यक्ष यानी कि आम जनता के बीच से उनके चुनाव नहीं होते, राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके। लेकिन कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं। मनोनयन का मतलब होता है 12 सदस्य मनोनयन होते हैं। वो साहित्य सेवा, समाज सेवा या कोई चिकित्सा सेवा, अलग अलग फील्ड से 12 लोग लिए जाते हैं। उसी दौरान जो उसी तरह से इनका मनोनयन किया गया था। अब आगे देख लीजिए, ये रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की है, मतलब इनमें से कुछ रचनाएं ऐसी है जो उनकी है। अब मिलेगी तो सब में, लेकिन तीनों में से एक उनकी नहीं मिलेगी, देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, मधुशाला, मधुबाला, अपरा नहीं है। मधुशाला कामायनी, मधुबाला कामायनी नहीं है, इस बीच में तो तीनों नहीं हो सकती। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, तो ये तीनों हैं हमारी, इसलिए इसका उत्तर रहेगा हमारा सी। उसके बाद मधुबाला का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ। मधुबाला का ये जो उपराय है, अपरा तो हरिवंश जो ना, अपरा सूर्यकांत त्रिपाठी की है, कामायनी प्रसाद की है, यानी कि इन्होंने दूसरी जो और मधु रचना नहीं है, मधुबाला और ये तीनों इनकी है। मधुबाला का प्रकाशन क्या था, अब हमने वहां देखा था पहले, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। तो वो जो मधुबाला का प्रकाशन वर्ष 1938, यानी कि सी इसका हमारा रहेगा ए। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, जीवनी है, आत्मकथा है। आत्मकथा है, वैसे तो यहाँ जीवनी ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है। क्या भूलूं क्या याद करूं ये उनकी आत्मकथा है, जीवनी नहीं है, ये ध्यान देना आप। उसके बाद है ना, उसके अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन की आधुनिक काव्य रचनाओं पर किसका प्रभाव पड़ा था, यानी कि किसका प्रभाव था। उनकी जो आधुनिक रचनाएं थी, उमर खयाम से बहुत प्रभावित थे वो, तो उनकी जो आधुनिक रचनाएं थी उमर खयाम का उन पर प्रभाव दिखाई देता है। सीखा ज्ञान भुलाना में कौन सा अलंकार है। यही कविता जब इसमें करता आत्म परिचय में अपना, तो एक जगह इस लाइन का वर्णन करता, सीखा ज्ञान भुलाना। इसमें क्या है, एक ज्ञान सीख लिया और फिर उसी को बुलाने की बात कर रहा है। सीखना और बुलाना, दो बातें एक साथ इकट्ठी कर दी। जब दो विरुद्ध बातें एक साथ इकट्ठी आ जाती है तो कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। यानी कि दो, अब सीखना और बुलाना दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन कवि ने दोनों एक साथ रखी दी। कवि तो कुछ भी कर सकता है जब दोनों इस प्रकार की चीजें एक साथ रखी जाए। कवि ने कई जगह इसका विरोधाभास का अलंकार का प्रयोग किया इस कविता में। एक जगह कहता है शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, वहां भी विरोधाभास है। एक जगह तो शीतलवाणी है और एक जगह आग है, तो इस प्रकार की जब चीजें होती है तो विरोधाभास अलंकार होता है। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न है हमारा, सांसों के तार में कौन सा अलंकार है। कवि क्या कहता है, सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, इस प्रकार है हमारे ये सांसों के 2 तार।
तो सांसों के दो तार में कौन सी, जब का के की यहाँ पर जो है ना आ जाता है तो हमारा एक अलंकार होता है, इसमें भी गड़बड़ कर रखी है। कौन सा, सांसों के का के की आ जाता है तो उपमा नहीं होता मित्रों, रूपक अलंकार होता है। आप इसको रूपक करोगे, यहाँ उत्तर गलत दिया हुआ है, ध्यान रखना। सांसों रूपी तार, इसका अर्थ ऐसे आएगा। उपमा तो तब होती सांस ऐसी मानो समभाती, यानी कि जब तुलना की जाती है, यहाँ तुलना नहीं की गई है, यहाँ पर सांसों को ही वीणा रूपी तार मान लिया गया है, तो रूपक अलंकार आएगा यहाँ पे। अगला है हमारा, आत्म परिचय कविता में किस गुण की प्रधानता है, यानी कि आत्म परिचय कविता है उसमें जब श्रृंगार रस होता है, यानी कि चाहे वियोग हो चाहे संयोग हो, और आत्म परिचय कविता में कवि ने वियोग श्रृंगार की बात की है। जब वियोग श्रृंगार की बात होती है तो एक ही गुण आता है हमारा, और वो होता है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण कब आता है, जब रति का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, चाहे भगवान के प्रति हो, चाहे सामान्य प्रेम हो, चाहे किसी प्रकार का हो, वियोग हो संयोग हो, तब हमारा आता है माधुर्य गुण। तब आगे देख लीजिए, ओज गुण कब आता है, ओज गुण तब आता है उत्साह और जोश से भरी बातें होती तब होती है। प्रसाद गुण सामान्य बातों में, भक्ति भाव में, समर्पण के भाव में, वात्सल्य भाव में, उसमें प्रसाद गुण भी आ जाता है और श्रृंगार भी आता है, दोनों आते हैं। तो इस प्रकार जो न कांति युग गुण कुछ होता नहीं है, एक तीन ही गुण होते हैं हिंदी में, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। आत्म परिचय कवि काव्य संग्रह में संकलित है, यानी कि किस काव्य संग्रह से लिया गया आत्म परिचय, तो ये हमारा निशा निमंत्रण है कवि का काव्य परिचय, उसमें कवि संग्रह है, उसमें से काव्य संग्रह उसमें से लिया गया है निशा निमंत्रण। अब आगे देख लीजिए, हमारा 13वां प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता, ये है पूरी पंक्ति, मैं और जग और कहाँ का नाता में कौन सा अलंकार है। मैं और जग, यहाँ पर क्या दिया है कवि ने, मैं और ये जो और दिए हैं, इन और का तीनों का अलग अलग अर्थ है। एक तो मैं और, यानी कि यहाँ योजक रूप में आया है, मैं और ये सारा संसार। दूसरा जो है और, ये आया है जो दूसरे लोग हैं उन दूसरे लोगों के लिए, और मतलब जो संसार जो है इस चीज को पढ़ता है, यानी कि यहाँ पर मैं और योजक में दूसरे के रूप में और सांसारिक जो न लोगों के बीच में, तो इसके और के अलग अलग अर्थ निकले, अलग अलग अर्थ निकलने के कारण ये हमारा यमक अलंकार हो जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका मन का पंछी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये कविता है हमारी इनकी। तो इसमें दिन जल्दी जल्दी ढलता है, किस गीत में, इसमें भाव की क्या प्रधानता है। वो कहता है कि पक्षी भी ये सोच के जल्दी से अपने घर जाना चाहता है कि उसके बच्चे भूखे होंगे और उसका इंतजार कर रहे होंगे। तो इसमें जो भाव दिखाया गया है, या और अंत में कवि अपना निराशावादी भाव भी रखता है, लेकिन पूरी कविता का अगर मूल भाव देखें तो वात्सल्य भाव है इसमें, क्योंकि संतान के प्रति बच्चे, माँ बाप कहीं भी चले जाए फिर भी उनको घर अपनी ओर खींच लाता है, जो अपनत्व का भाव होता है वो अपनी तरफ खींच लाता है। तो ये आएगा हमारा वात्सल्य भाव आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, अगली कविता हमारी, ये 4 प्रश्न थे। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन की कविता के और भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। ये हो सकते हैं कि जल्दी जल्दी ढलता में किस समय की महत्ता बताई गई है, यानी कि उसमें समय की महत्ता बताई गई है, किसको समर्पित है, वो अपने लोगों के प्रति समर्पित है, जो कोई अपना इंतजार करता है, और उसके लिए किस प्रकार लोग जो है ना थकने के बाद भी पैरों में उनके घुंघरू बन जाते हैं और वो घर की तरफ भागते हैं, यानी कि अपने परिवार की परवाह करते हुए वो सारी चीज भूल जाते हैं। तो किसी के भी जीवन में एक आशा का भाव होना, एक अपनत्व का भाव होना जरूरी है, उसी के आधार पर उसका जीवन पर चलता है। और आत्म परिचय कविता जो है वो किससे संबंधित है, कवि कहता है कि उसके जीवन में एक प्यार था जिसके सहारे वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो चला गया। कवि निराश भी है और भावी जीवन के प्रति वो देख भी रहा है कि अब कैसे होगा। जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी दुनिया में प्यार लिए फिरता हूँ। इस प्रकार की पंक्तियों का उल्लेख है वहाँ पे। वो सारे इस संसार के दुख मुसीबतों को बोझा भी मानता है और फिर भी कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे जीवन से प्यार खत्म हो गया, मैं अब भी उस प्यार के सारे जीवन व्यतीत कर। इस प्रकार की कविता है ये थोड़ी बड़ी कविता आत्म परिचय, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक छोटी सी कविता। इस प्रकार 2 कविता रखी गई है +2 में इनकी। तो इनको थोड़ा आप एनसीईआरटी की बुक से ध्यान से पढ़ लो तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि वहाँ डिटेल तो कहीं से भी आ सकती है, तो हम मोटी मोटी बातें ही कर सकते हैं यहाँ पे। और कविता का थोड़ा सारांश भी आप पढ़ लोगे तो थोड़ा पता चल जाएगा आपको। इसी संदर्भ में मैं यही कहूँगी आपको फिर से, एनसीईआरटी की बुक जो है बेसिक, वो आप अवश्य पढ़े, जो हमारे सिलेबस में लगवाई गई है, क्योंकि उन किताबों में से बहुत सारे प्रश्न हमारे पेपरों में आते हैं। पिछले पेपरों में तो मैंने यही देखा है। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला हमारा कवि कौन है, आलोक धनवा। आलोक धनवा जी के बारे में बात करते हैं। इनका जीवन परिचय, 7वें-8वें दशक के कवि है ये हमारे आलोक धनवा जी। 7वें-8वें दशक समझते हो आप। इनका नाम नई कविता से जुड़ा है और इनका जन्म सन 1948 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1948 में बिहार में जने
और एक साधारण परिवार में था। बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने गिनी चुनी कविताएं लिखी थी और जिनके कारण इनको बहुत लोकप्रियता मिली, लेकिन बाद में इनका जो न काव्य लेखन इतना सुचारू रूप से नहीं रह सका। 72-73 में इनकी आरंभिक कविताएं छपी थी, 1972 और 73 में। इन्हीं कविताओं से इनको बहुत ख्याति मिली और काव्य प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि इनकी कविताओं का विषय एक नया था, लीक से हटकर था। कुछ आलोचक तो ये भी कहते हैं कि इनकी कविताओं का सही मूल्यांकन नहीं हुआ, इसलिए ये कविताएं सही जांची पड़ताली नहीं गई। कुछ आलोचक ऐसा कहते हैं। और आलोक धनवा ने जो है भले ही उन्होंने अल्प समय में ख्याति प्राप्त की हो, लेकिन उन्होंने काव्य रचना अधिक नहीं की, ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। इनका ध्यान फिर दूसरी तरफ चला गया। ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने लगे, जो हमारी धरोहर थी उनको सजोने में भाग लेने लगे और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये ज़्यादा सक्रिय हो गए। इस कारण जो है इनके काव्य लेखन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं गया। जमशेदपुर में उन्होंने अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और राष्ट्रीय संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में जाकर इन्होंने एक अतिथि अध्यापक के रूप में एक भूमिका निभाई, यानी कि गेस्ट टीचर रहे। अपने वक्तव्य देते थे, लोगों को अपनी जो है मन की बातों से जो ना उनको रूबरू करते थे और इनके वक्तव्यों से लोग बहुत प्रभावित होते थे। सांस्कृतिक धरोहर के बारे में इनका ज़्यादा योगदान रहा। और सन 1972 में जनता का आदमी, देखिए इनकी रचना है एक जनता का आदमी शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। उसके बाद इनकी ये देखिए, आप नाम से ही पता लगा लोगे, भागी हुई लड़कियां, बरूनों की बेटियां, गोली दागो पोस्टर, इस प्रकार की रचनाएं थी। दुनिया रोज बनती है, ये इनकी कविताएं जो है प्रसिद्ध कविताएं हैं और एक ही संग्रह है इनका कविताओं का सारी, जिसमें संग्रहित की गई है दुनिया रोज बनती है। ये कविताओं के नाम है जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, भागी हुई लड़कियां, बरूनों की बेटियां और संग्रह इनका दुनिया रोज बनती है। आलोक धनवा को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन्हें राहुल सम्मान, बिहार राज्यसभा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद सम्मान, भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान, इस प्रकार के सम्मान इन्हें दिए गए हैं। और इनका जो है, इनकी भाषा सामान्य है, आम बोलचाल की है, और इनकी कविता भी सामान्य हमें लगती है जैसे हमारे बीच की सी कविताएं हैं। तो इस प्रकार इनकी कविता है यहाँ पे। अब आलोक धनवा का जन्म सबसे पहले ले लेते हैं हम, किस जिले में हुआ, किस राज्य में हुआ, बिहार राज्य में हुआ है। धनवा का जन्म कहाँ हुआ था? इनका मुंगेर में इनका जन्म हुआ था, जो हमारा बिहार के जनपद के मुंगेर में। तीसरा प्रश्न है, आलोक धनवा की प्रथम कविता का नाम क्या है? यानी कि पहली कविता 1972-73 में छपी थी, उसका नाम क्या है? जनता का आदमी था उस कविता का नाम, ये याद रखना आपको बहुत अच्छे से। जनता का आदमी कब छपी थी? 1972 में छपी थी जनता का आदमी, जिससे इनको बहुत अधिक ख्याति मिली थी। अब बिहार राष्ट्र सभा परिषद ने आलोक धनवा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? इन्हें साहित्य सम्मान दिया। बिहार बिहार राज्यसभा परिषद ने इनको साहित्य सम्मान दिया, सी आएगा इसका। बरूनों की बेटियां काव्य रचना किस कवि द्वारा रचित है? बरूनों की बेटी आलोक धनवा द्वारा रचित है। इस प्रकार की पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कि पतंग कविता है इनकी, किसकी? आलोक धनवा की जो प्रस्तुत कविता है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बिंब विधान के लिए। उसमें बहुत सुंदर बिंब विधान किया है, छोटे बच्चों के माध्यम से कविताएं दिखाया है कि किस प्रकार प्रतीक, अलग अलग प्रतीकों का प्रयोग करके एक ऐसा दृश्य बिंब और जो सर्वे बिंब दोनों को प्रस्तुत किया, तो बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। डी उत्तर आएगा। पतंग ऊपर उठ सके में कौन सा बिंब अलंकार है? कौन सा बिंब है, अलंकार नहीं है। दृश्य और सर्वे बिंब, फिलहाल दो बिंबों की बात कर ले। पतंग ऊंचे उठते हैं तो हमें अनुभव होता है जैसे पतंग बच्चे उड़ा रहे हैं, डोरी खींच खींच के पतंग को ऊपर उठा रहे हैं, तो इसमें कौन सा बिंब बनता है? हमारा दृश्य बिंब बनता है। तो आगे देख लीजिए अगली कविता। अगला प्रश्न, पतंग कविता में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? सहज सरल सामान्य, यानी कि खड़ी बोली का है, साहित्यिक नहीं है, संस्कृत निष्ठ भी नहीं है, सहज सरल सामान्य हिंदी है। और अगर खड़ी बोली आ जाती तो खड़ी बोली कह सकते थे हम। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न हुआ। अगला देख लिए, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया में कौन सा बिंब है? बच्चों की दुनिया की तुलना कवि ने जो है तितलियों की नाजुक दुनिया से की है कि बच्चों की दुनिया तितलियों की भांति नाजुक होती है, इस प्रकार लिखा है। तो तितलियों की नाजुक दुनिया में क्या होता है, ये जब पढ़ते हैं तो हम ऐसा अनुभव कर पाते हैं, इसको सर्वे बिंब बोलते हैं इसको, यानी कि ग्रहण सर्वे बिंब आएगा, डी आएगा। सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? सुनहले सूरज स की आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अनुप्रास अलंकार हो गया यहाँ पे। अगला देखिए 12वां प्रश्न है हमारा इसी का। छत से गिरने के बाद कहता है बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं और जब वो संभल नहीं पाते तो छत से गिर जाते हैं, और छत से गिरने के बाद कहता है उनको चोट नहीं लगती अपितु और अधिक निडर होकर अपनी पतंग उड़ाने लगते हैं, इस प्रकार का जिक्र किया कवि ने। तो छत से गिरने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं? पहले तो उनको गिरने का डर होता है, लेकिन गिरने के बाद वो और अधिक निडर हो जाते हैं और फिर वो और अधिक जोश से अपनी पतंग उड़ाते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते कपास, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां, बहुत बार पेपर में भी आती है और +2 के पेपर में तो हर बार
कहीं ना कहीं मिल जाती है, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मान के चलना पड़ेगा हमें। कपास शब्द से क्या अभिप्राय है? जब बच्चे जन्मजात ही बहुत कोमल होते हैं, कवि ये बताना चाहता है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते कपास, यानी कि जन्मजात वह कपास, देखिए आपने रुई बहुत ही कोमल होती है, इतनी कठोर परिस्थितियों में रहकर भी बहुत कोमल होती है वो। इसी प्रकार बच्चे भी वहाँ अपनी माँ के पेट में कठोर कठोर परिस्थितियों में रहकर भी वह बहुत ही कोमल होते हैं, इसलिए उसका प्रयोग किया है यहाँ पे कोमलता के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं? दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। कवि ने ऐसा कहा था कि वो पतंग उड़ाते तो इतना शोर करते हैं कि जैसे वो सारी दिशाओं को ही मृदंग की तरह बजा रहे हो। मृदंग के समान, रूपक के समान अगर अलंकार पूछा जाए तो उपमा आएगा, और मृदंग के समान मृदंग की तरह बजाते हैं। किसकी तरह है? मृदंग। दिशाओं को ही मृदंग मान लिया गया है। यहाँ पे 2 अलंकार आ जाते हैं अगर अलंकार की बात आती है तो इस प्रकार ये हमारे 14-15 प्रश्न थे इससे संबंधित। आप देख लीजिए यहाँ पर जो कविता थी, फिर से वही बात कहूंगी, अगर आप पढ़ सको तो किताब अच्छे से पढ़ो। पतंग कविता का सारांश देखिए। पतंग कविता में क्या कहा है? कवि ने कहा कि अभी थोड़ी थोड़ी जो न सर्दी ऋतु आ गई है, भादो बीत गया है। कहता है अंधेरा भादो, यानी कि वर्षा ऋतु बीत गई है, सर्द ऋतु का आगमन होगा। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी है इस कविता में। और कहते हैं कि इस सर्द ऋतु में जब हल्की हल्की धूप आती है तो बच्चे क्या करते हैं? पतंग उड़ाने के लिए अपनी छतों पर नंगे पैर घूमते हैं। उनके पैरों में जो है कठोर मुंगेरों से उनके कोमल पैर जो है जख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते और वो अपने कोमल पैरों से छतों को ही कोमल बना देते हैं। इस प्रकार भागते दौड़ते फिरते हैं, और जब वो बिल्कुल किनारे पर आ जाते हैं पतंग के साथ साथ, तो उनको गिरने का डर होता है। फिर वह पतंग की डोरी कहते हैं उनको संभाल लेती है, और उसके बाद फिर वे बच्चे अगर अक्सर गिर जाते हैं तो उनको चोट नहीं लगती, क्योंकि उनका शरीर बहुत कोमल होता है, और फिर उनको गिरने का डर भी खत्म हो जाता है, और वो बच्चे गिरते भी नहीं, गिरने से भी नहीं डरते, और इस प्रकार पतंग उड़ाते हैं। इसका तरह का एक पतंग के माध्यम से ही बच्चों के जीवन का वर्णन किया कि छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार हमारे जीवन में जो एक विशेष महत्व रखते हैं। इस प्रकार की ये पतंग कविता थी। तो देख लीजिए अगला हमारा कवि है, कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण को देखेंगे हम अच्छे से। क्या है कुंवर नारायण? जीवन परिचय देख लेते हैं कुंवर नारायण जी का। अब कुंवर नारायण का जन्म उत्तर सदी के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। ये इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को हुआ था, यानी कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। आपने देखा होगा अधिकतर कवि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से ही मिलते हैं। उत्तर प्रदेश से हुआ था। इंटर तक इन्होंने विज्ञान विषय में परीक्षा की। इंटर होता था जैसे आजकल +1 +2 होता है, पहले इंटर होता था। तो ये साइंस के स्टूडेंट रहे, और उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि की, यानी कि MA की परीक्षा जो थी इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की थी। आरंभ में ही इन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक था, यानी कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। और 1950, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, 1955 में चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस तथा चीन का भ्रमण किया इन्होंने, यानी कि चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और रूस और चीन ये वहां घूमकर आए 1955 में। और 1956 में युग चेतना के संपादक, युग चेतना पत्रिका, उसके संपादक मंडल से जुड़ गए। नया प्रतीक जो न पत्रिका थी, धायानट पत्रिका थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। धायानट के संपादक के रूप में कई बार पूछ लिया जाता है, प्रतीक और धायानट, ये बहुत बार पूछा जाता है, आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। ये इनके संपादक मंडल में भी रहे ये इन्होंने। ये जो है नाटक मंडली के अध्यक्ष भी रहे, यानी कि नाटक मंडलियां जो होती थी पहले, नाटक बहुत करते थे लोग रंगमंच पे, उनके अध्यक्ष थे। थोड़े समय इन्हें भारतीय हिंदू नाटक अकादमी के अध्यक्ष बन गए थे। और आरंभ में इन्होंने अंग्रेजी में कविताएं लिखी थी। शुरू में अंग्रेजी की तरफ रुझान था इनका, परंतु हिंदी काव्य की तरफ पढ़ा इन्होंने, और इतने अधिक आकृष्ट हुए कि हिंदी काव्य लिखने लगे धीरे धीरे। 1971 में इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी, 1971 में हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला। 73 में प्रेमचंद पुरस्कार मिला। 82 में मध्य प्रदेश सरकार ने तुलसी पुरस्कार दिया। केरल का कुमारन आसन, देखिए ये साउथ का प्राप्त करने वाले बिरले ही लोग हैं जिनको साउथ का कुमारन आसन पुरस्कार मिला है, ये इनको मिला है। और इनके जीवन उत्तर प्रदेश संस्थान ने भी इनको सम्मानित किया। 1955 में इन्हें व्यास सम्मान भी मिला था, बहुत बड़ी बात होती है व्यास सम्मान। और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी, सद्दल पुरस्कार मिले इन्हें, कबीर पुरस्कार मिला। इनके नाम इतने सारे पुरस्कार है, तो ये देख लीजिए, थोड़े से आपको ध्यान से करना पड़ेगा जो विशेष महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला है हमारा, इनकी रचनाएं जो है, इनकी रचनाओं की यदि हम बात करें तो इनके अज्ञेय के संपादन से निकले थे। तीसरा सप्तक के कवि थे जो तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक ऐसे निकले। तो ये तीसरा सप्तक के कवि रहे। इनकी रचनाएं जो है चक्रव्यूह है,
उनमें संकलित थी इनकी कविताएं। उसके अलावा चक्रव्यूह 1956 में, परिवेश हम तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिवेश हम तुम। 1961 में आत्मजयी, बहुत बार पूछा जाता है आत्मजयी। ये जो है 1965 में, इन दिन आमने सामने कोई दूसरा नहीं है, आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त आकारों के आसपास इन्होंने कहानी संग्रह लिखा, साज और आज से पहले समीक्षा है इनके, मेरे साक्षात्कार, सामान्य जो है ना लेख है इनके। इस प्रकार इनकी रचनाएं हैं जो हमने, जो आत्मजयी और जो है ना परिवेश हम तुम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, ये बहुत अच्छे से याद करनी है हमें। अगले चलिए अब देखते हैं इनका कुंवर नारायण की रचना जो कविता है हमारी, और उसके माध्यम से हम जो इन प्रश्नों को लेकर आए हैं। कुंवर नारायण ने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस तथा चीन का भ्रमण कब किया था? अब पीछे हमने उनके जीवन परिचय में पढ़ा था, 1955 में किया था। 1956 में कुंवर नारायण किस पत्रिका मंडल से जुड़े थे? युग चेतना से जुड़े थे, युग चेतना पत्रिका से जुड़े, उसके संपादक मंडल में शामिल हुए ये। तीसरा प्रश्न, कुंवर नारायण को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1971 में मिला था। आप इसको भारत पाकिस्तान के युद्ध से जोड़ के उधर ऐसे ऐसे करके याद कर सकते हो, किसी ना किसी चीज से जोड़ के ही कर सकते हैं, अन्यथा ये चीजें याद नहीं रहती। कुंवर नारायण को प्रेमचंद पुरस्कार कब मिला था? 1973 में। उसके ठीक 2 साल बाद उन्हें प्रेमचंद पुरस्कार मिला। बात भी सीधी थी, ये हमारी कविता है जिसके कारण हम यहाँ प्रस्तुत इनके प्रश्न ले रहे हैं, इनका जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, कुछ इस प्रकार है। ये उन लोगों पर कटाक्ष है जो लोग अपनी सीधी सादी बात को कहने के लिए बड़े बड़े साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करते हैं और अपना पांडित्य प्रदर्शन करते हैं। उन लोगों पर एक कटाक्ष, एक व्यंग्यात्मक रूप से है कि सीधी सादी बात को लोग किस प्रकार जो है ना काव्य के चक्कर में ऐसे फंसाते हैं कि वो अपना अर्थ ही खो देती है। बात सीधी थी कविता किस कवि की है? कुंवर नारायण की कविता है ये, यानी कि दिया जाएगा। तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1959 में हुआ था तीसरा सप्तक का प्रकाशन, यानी कि सी आएगा इसका। उसके बाद परिवेश हम तुम, ये सप्तक की बात हम आगे करेंगे। काव्य जब मैं सप्तक करवाऊंगी और उसकी एक ट्रिक भी बताऊंगी आपको कि सप्तक कैसे करने हैं याद हमें, साथ साथ कवियों को कैसे करना है, एक एक लाइन में हम उन कवियों को कैसे याद रख सकते हैं। एक बार देखोगे तो भूलोगे नहीं, वो वीडियो जल्दी आ जाएगी जब देखोगे आप उसको। परिवेश हम तुम का प्रकाशन कब हुआ था? 1961 में परिवेश हम तुम इनकी रचना थी जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ था। अपने सामने का प्रकाशन इनकी रचना है, अपने सामने 1997 में इसका प्रकाशन हुआ था। बात सीधी थी कविता में कौन सा उपमान सम्मिलित नहीं है? ध्यान देना है, सम्मिलित है नहीं है, सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न हमें थोड़े ध्यान से पढ़ने होते हैं। इसमें कील का है, पेच का है, चूड़ी का है, थोड़े का है, थोड़े का जिक्र नहीं है इसमें, यानी कि इस उपमान का प्रयोग नहीं किया। पेच को कील की तरह ठोक दिया गया, जो ना चूड़ियों का भी जिक्र है यहाँ पे, कील का भी है, लेकिन थोड़े का जिक्र नहीं है, तो थोड़ा आ जाएगा डी। आज और आज से पहले किस विधा की रचना है? ये एक समीक्षात्मक विधा की रचना है, समीक्षा है ये। कवि के पंख लगाने के जो न में कौन सा अलंकार है? कविता के पंख लगाने के बहाने कविता है जो, इसमें अलंकार रूप जब का के की काव्य में आ जाता है तो थोड़ा सा अगर आप टूटी फूटी भी अगर इसकी व्याख्या करनी आती है आपको तो का के की यानी कि तब हमारा किसकी संभावना ज्यादा रहती है? रूपक की रहती है, और यहाँ भी रूपक की है हमारा। चिड़िया क्या जाने में कौन सा 2 अलंकार है? चिड़िया क्या जाने में प्रश्नालंकार, क्या जब आ जाता है तो प्रश्नालंकार होता है, और चिड़िया पर मानवीय जो न क्रियाओं का आरोप कर दिया इसलिए मानवीकरण अलंकार भी है, तो प्रश्न और मानवीकरण एक आएगा। उसके बाद है कविता के बहाने, चिड़िया क्या कहता है कि कविता की उड़ान है चिड़िया के बहाने। चिड़िया क्या जाने, क्योंकि चिड़िया तो सीमित आकाश में उड़ती है और कविता की उड़ान का तो कोई आरंभ और अंत नहीं है, इसलिए चिड़िया, सीमित आकाश में उड़ने वाली चिड़िया कविता की उड़ान को क्या जाने, इस तरह कवि ने लिखा है। कवि की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है, काके की जैसे देखिए आ जाता है। कहते हैं कवि जो कविता रूपी उड़ान भरता है उसको सीमित आकाश में उड़ने वाली चिड़िया भला क्या जान सकती है। अर्थात भले ही कवि कविताएं उड़ती हुई चिड़िया को उससे प्रभावित होकर उससे प्रेरणा पाकर लिखता, लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, तो रूपक अलंकार आ जाता है हमारा एक। कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से भी तेज कहने के पीछे कवि का क्या कारण है? इसके पीछे एक ही कारण है, काल्पनिक, यानी कि कविता तो कल्पना के पंख लगाकर उड़ती है और कल्पना की तो कोई सीमा नहीं होती, तो इसका आधार जो है कल्पना है। तो इस प्रकार जो है हमारा 15वां प्रश्न देख लेते हैं। बात की पेच खोलना का क्या अभिप्राय है? बात की पेच खोलने से बात है कि जिस प्रकार हम किसी चीज को बहुत ही मुश्किल होती है और उसका पेच अगर खुल जाता है तो हम उसको सीधी सादी कर देते हैं, तो यहाँ पर बात की पेच खोलने से अभिप्राय है बात को सीधे रूप में प्रकट करना, सहज रूप में प्रकट करना, तो सी उत्तर आएगा इसका। बिन मुरझाए महकने के, कहता है कि कविता एक फूल है, कविता एक खिलना फूल के बहाने बिन मुरझाए, कहता फूल तो खिलता और मुरझा जाता है, लेकिन कविता रूपी फूल तो एक बार
खिलता है फिर सारी जिंदगी नहीं मुरझाता, इसलिए थोड़े समय में खिलकर मुरझाने वाला फूल कविता के खिलने को क्या जाने, ये बात कहता है कवि। बिन मुरझाए महकने के माने भला फूल क्या जाने, ये है पूरी कविता। तो कविता का प्रभाव अनंत काल तक रहता है, जबकि फूल तो थोड़े समय में खिलता है और फिर फूल मुरझा जाता है। तो ये कहना चाहता है हमारा कवि। इसके अगला है हमारा प्रश्न। तो इस प्रकार ये हमारे कवि जो था इनकी यहाँ पर रचना से संबंधित ये प्रश्न थे, ये आपने करे। अब अगला कवि है हमारा रघुवीर सहाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि है, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है जो हमारे इसमें है वो। रघुवीर सहाय जी के बारे में करेंगे। इनका जन्म जो है 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ था, और इनके पिता हरदेव सहाय एक साहित्यिक अध्यापक थे, और इन्होंने 1951 में कवि ने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की परीक्षा यानी कि अंग्रेजी में एमए की, परंतु इनका रचना काल 1946 से ही आरंभ हो गया था, यानी कि जब ये पढ़ रहे थे तभी इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। और 1949 में इन्होंने दैनिक नवजीवन को अपनी सेवाएं देनी शुरू की। दैनिक नवजीवन जो था समाचार पत्र, जिसमें इन्होंने अपनी सेवाएं वहां पर ये कार्यरत रहे। 1951 तक वे दैनिक समाचार पत्र के संपादक तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक संवाददाता के रूप में कार्य करते रहे, यानी कि सांस्कृतिक लेख देते थे उसमें। परंतु इसी वर्ष दिल्ली चले गए तथा प्रतीक पत्रिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ये प्रतीक पत्रिका का संपादन किया इन्होंने। 1993 से 97 तक आकाशवाणी से जुड़े रहे। कई बार प्रश्न 3-4 कवि दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सा आकाशवाणी से जुड़ा रहा, तो इनमें कई हमारे कवि और लेखक ऐसे हैं जो आकाशवाणी से भी जुड़े रहे हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इन बात का। बाद में कल्पना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका थी रघुवीर सहाय, मैंने आपको पहले भी किसी कक्षा में करवाया है, 9वीं या 10वीं में है इनकी रचनाएं। कल्पना पत्रिका के संपादक मंडल में भी जुड़े रहे। 1961 में इन्हें पुणे आकाशवाणी में चले गए, ये वहां पर आकाशवाणी में जो है उद्घोषक रहे। बाद में 1967 में वे दिनमान साप्ताहिक पत्र के संपादक बने, उससे जुड़ गए, और 1982 तक वे प्रधान संपादक बने रहे, किसके, दिनमान साप्ताहिक पत्रिका के। परंतु बाद में वे स्वतंत्र यानी कि फ्रीलांसर पत्रकार बने और स्वतंत्र लेखन कार्य करने लगे। 30 दिसंबर 1990 को इनका निधन हो गया था, यानी कि इनका जीवन जो है ना, पूरा जीवन साहित्य और समाज को समर्पित रहा। इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में बहुत ही अधिक भूमिका निभाई है। अब इनका देखिए प्रमुख रचनाएं क्या है इनकी। रघुवीर सहाय ने 1951 में लिखना शुरू किया, गे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के मंडल में थे। दूसरा सप्तक में इनकी कविताएं थी। सीढ़ियों पर धूप इनका जो ना पहला काव्य संग्रह था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह इनका पहला भी था, पहला पूछ लिया जाता है या किसका ये पूछ लिया जाता है, तो सीढ़ियों पर धूप रट लो आप इसको। दूसरा सप्तक के में कविताएं संकलित थी इनकी। उसके बाद आत्महत्या के विरुद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है ये, आत्महत्या के विरुद्ध। हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, और पत्ते हैं पत्र नहीं है, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, प्रतिनिधि कविताएं, रघुवीर सहाय का संपूर्ण साहित्य, और रघुवीर सहाय रत्नावली जो है इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है जो फेमस है, जिसमें आपको आत्महत्या के विरुद्ध और लोग भूल गए हैं और दूसरा सप्तक के कवि और सीढ़ियों पर धूप बहुत अच्छे से याद करनी है, ये इनको भूलना नहीं है। अब इनकी रचना जो है यहाँ पर कविता है, उससे संबंधित जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। इनके प्रश्न क्या है। रघुवीर सहाय ने किस वर्ष अंग्रेजी में स्नातकोत्तर यानी कि एमए की परीक्षा उन्होंने 1951 में दी थी, तो इसका प्रश्न हमारा ए रहेगा 1900। दिल्ली आकर रघुवीर सहाय किस पत्रिका के सहायक संपादक बने, यानी कि किस पत्रिका से जुड़ गए, ये प्रतीक से जुड़े वहां पे। 1949 में रघुवीर सहाय किस दैनिक समाचार पत्र को अपनी सेवाएं देने, दैनिक नवयुग दैनिक समाचार पत्र था जिसमें ये अपनी सेवाएं देने लगे। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, रघुवीर सहाय पुनः आकाशवाणी में 1961 में पुनः इन्होंने आकाशवाणी ज्वाइन की थी। 1967 में रघुवीर सहाय किस प्रमुख पत्रिका को सेवाएं देने लगे थे, यानी कि 1967 में दिनमान पत्रिका से जुड़े, यहाँ पर दिनमान आएगा। सीढ़ियों पर धूप का प्रकाशन कब हुआ था, 1960 में हुआ था। सीढ़ियों पर धूप इनका पहला काव्य संग्रह था। उसके बाद अगला देख लीजिए, 7वां आत्महत्या के विरुद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1967 में हुआ था। हमारा हरियाणा 1966 में आजाद हुआ, उसके 1 साल बाद। इस प्रकार जोड़ के इसको याद कर लीजिए, नहीं भूलोगे फिर। कार्यक्रम संचालन अपाहिज में कौन सा अपाहिज कविता है इनकी, कहते हैं यह कविता ने, यहाँ पर कवि ने एक उस विडंबना का जिक्र किया है जब टीवी पर लोग दिखाते हैं तो सहानुभूति प्राप्त करने ना, लोगों की एक सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए अपंग लोगों के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन वो भुनाने बैठ जाते हैं अपने ही चैनल को। किस प्रकार वो लोग उस अपंग व्यक्ति की वेदना को और अधिक कुरेदते हैं, क्योंकि आकाशवाणी में रहे और इन्होंने इस प्रकार की चीजें देखी, और दूरदर्शन में भी देखा इन्होंने बाद में कि किस प्रकार लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए एक अपाहिज व्यक्ति को भी किस प्रकार दुखी करते हैं। इसी प्रकार की कविता है यहाँ। कार्यक्रम संचालन अपाहिज में कौन सा प्रश्न पूछता है कि उपयुक्त सभी, क्या आप अपाहिज है, आप क्यों अपाहिज है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, ये सारे प्रश्न पूछता है। कौन,
जो टीवी के कमरे में एक लाख अपाहिज व्यक्ति से उसका इंटरव्यू लेता है, सारी बातें पूछता है उससे। आप अब अंदाजा लगा दीजिए, जब ये इस प्रकार के प्रश्न एक अपाहिज व्यक्ति से पूछे जाएंगे उसको कैसा लगेगा। इसी का जिक्र हमारे कवि ने इस कविता में किया है। प्रतिनिधि कविताएं का प्रकाशन कब हुआ था? 1994 में इसका प्रकाशन हुआ था, प्रतिनिधि कविताएं का। अगला प्रश्न देख लीजिए 10वां, कैमरे में बंद अपाहिज, ये हमारी कविता का नाम है, इसमें जो जिसके कारण हमारे कवि हमारे बीच में है यहाँ। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग्य किया है? अपाहिज पर, दर्शक पर, दूरदर्शन वालों पर, व्यवस्था पर। तो यहाँ पर दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य है। उस समय दूरदर्शन ही होता था जब ये कविता लिखी गई, अब तो प्राइवेट चैनल बहुत सारे आगे। तो दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य किया है कि किस प्रकार वे अपने कार्यक्रम को चलाने के लिए एक अपाहिज व्यक्ति का वेदना को खरीदते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस शैली का प्रयोग हुआ है? एक नाटकीय शैली का हुआ, नाटक की तरह प्रस्तुत किया गया है इसको, तो यहाँ पर एक नाटकीय शैली का जिक्र है। दूरदर्शन के लिए क्या आवश्यकता है? रोचक कार्यक्रम, लोगों की उसमें रुचि जागृत होनी चाहिए, तो उस रोचकता को बढ़ाने के लिए वो दूरदर्शन वाले कुछ भी कर सकते हैं, तो ये दिखाया है कवि ने। उसके बाद अगला देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? सामान्य भाषा का प्रयोग हुआ है, जो शहर आम लोगों की भाषा है, तो बी आएगा उत्तर। दूरदर्शन पर जिस कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है उसका उद्देश्य किस आधार पर है? दोस्तों ये तो हमारा इसका आधार तो हम फिर बात करेंगे, इससे पहले मैं और भी आपको इससे संबंधित बातें बताऊं। यही कहूंगी कि वीडियो हमारी ध्यान से देखिए, पूरी देखिए, और वही बात कि आप इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हो तो मेरे में अंदर जो है ना दुगना हौसला आ जाता है। और शेयर जरूर करें आप इसको व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो चलिए अब देखते हैं इसका। दूरदर्शन पर जिस कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य से भरा पूरा हम कार्यक्रम लाएंगे, एक कैमरे में जो है ना एक अपाहिज की हम फोटो लेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, पूछेंगे, इस प्रकार की कुछ कविता है कमरे में बंद अपाहिज। तो